मिडिल ईस्ट में जबरदस्त जंग छिड़ चुकी है। जिस तरीके से इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, साथ अमेरिका ने दिया, अब ईरान ने भी पलटवार किया है। इजराइल के साथ साथ सात मिडिल ईस्ट के देशों पर भी हमला किया। अब इसके मायने क्या है? क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्योंकि दुनिया में कई मोर्चों पर जंग चल रही है, रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास, और अब इजराइल ईरान की जंग, जिसके पीछे अमेरिका भी है, वो भी खुल के साथ दे रहा है। ऐसे में दुनिया किस तरफ जाएगी, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। संजू श्रीवास्तव सर, जिस तरीके से अभी अनुसर ने भी बातचीत की, अब ये समझना चाहेंगे कि ईरान के पास क्या ताकत है। ईरान के बारे में कहा जाए तो उसके पास मिसाइल सिस्टम बहुत तगड़ा है, ड्रोन बहुत तगड़े हैं, लेकिन उसका एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर है। अगर ऐसे में जंग लंबी खिंचती है, हालांकि अब वो अभी एक ही दिन में कहने लगा भाई सिक्योरिटी काउंसिल में बातचीत होनी चाहिए, और जिस तरीके से आक्रामक रवैया है अमेरिका का, इजराइल का, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अगर इन सब के बीच जंग छिड़ती है तो क्या सिर्फ मिसाइल से ही जंग हो सकती है? क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम उसका बहुत कमजोर है। मिसाइल और ड्रोन से कितने दिन टिक पाएगा वो? देखिए अंजलि जी, माथुर सर से मैं बिल्कुल सहमत हूं। और मैं न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में पहले एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि जो ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है, उसके पास यदि एक भी न्यूक्लियर वेपन्स आ गया, देवनाथ सर ने 5-6 की बात कही है, तो वो इसराइल के लिए खतरा पैदा करेगा। हाँ। और ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यदि इसके जो टैक्टिकल जो फॉर्म में, जिसको कि पाकिस्तान का एक मंत्री एक पाव आधा पाव 1 किलो 2 किलो वाले के तरीके से वो कहा करते थे, वो अगर किसी हमास, हिजबुल्लाह और हुती के पास आ गए तो चाहे वो तो रेशनल एक्टर्स नहीं है। स्टेट्स तो रेशनल एक्टर्स हो सकते हैं, ईरान और इजराइल रेशनल एक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो कितने रेशनल होंगे कोई नहीं जानता। तो ऐसे में यदि इसके पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स पहुंच गए तो फिर जाहिर है कि वो इजराइल को भारी तबाही में डाल सकते हैं, पूरे विश्व को तबाही में डाल सकते हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स तो ऑलमोस्ट अमेरिका के बहुत ही क्लोज वॉच में और अदर एक तरीके का कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन जो ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन्स अगर उसके पास आ गए तो वो जाहिर है कि अमेरिका के कंट्रोल में नहीं होंगे और वो नॉन स्टेट एक्टर्स, आतंकवादियों के पास पहुंच सकते हैं। इस वजह से मेरा मानना है कि एक ऐसा राष्ट्र जो कि आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करता है, और जाहिर है कि उसकी जो मंशा इजराइल को वाइप आउट करने की होती है, आज भी वो जायनिस्ट रिजीम कह के ही उसको पुकार रहे हैं। और एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की बातें जिस तरीके से ईरान और उसके टेरर प्रॉक्सीज के दौरान कही जाती हैं और की जाती हैं, जो आतंकी जो विचारधारा है, जो हमास का जो हमला था, वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की विचारधारा के साथ ही किया गया था। इजराइल की जो अरब राष्ट्रों के साथ जो बातचीत चल रही थी, जिसको कि कहा गया नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, पीस प्रोसेस, रीजनल इंटीग्रेशन प्रोसेस, उसको डीरेल करने के लिए और इजराइल को आइसोलेट करने के लिए हमास ने हमला किया था, जो ईरानियन टेरर प्रॉक्सी है। तो ऐसे में ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की सोच और रखने वाला राष्ट्र, आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला राष्ट्र, यदि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं तो वो जाहिर है कि इजराइल के लिए तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पैदा करेगा। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल इस बात को लगातार कहते हैं कि वो कभी भी ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और ईरान सियासत ऑब्वियसली इस्लामिक रिजीम से है, यदि वहां पर रिजीम चेंज होता है तो संभव है कि भविष्य में कभी ईरान पीसफुल पर्पजेस के लिए या कुछ न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम पे आगे बढ़ सकता है। लेकिन ईरानियन इस्लामिक रिजीम के जो इंटेंशंस हैं वो बड़े खतरनाक हैं, और उनकी जो इजराइल के प्रति जो घृणा है वो बड़ी ज्यादा है, गहरी है। तो ऐसे में जो मुझे नहीं लगता कि कभी भी अमेरिका और इजराइल इस बात को अलाउ करेंगे कि उसके पास इवन की सिंगल या इवन की टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स अगर उनको पता चल गया, जाहिर है कि उसको भी तबाह करने के लिए कार्रवाई कर बैठेंगे। तो कई बार इजराइल पहले भी हमला कर चुका है। सर अहमद सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अहमद जी, एक चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट पर आप अच्छी पकड़ रखते हैं। अभी जिस तरीके से ईरान में प्रदर्शन चल रहा था, अमेरिका साफ साफ कह रहे थे भाई अगर किसी भी प्रदर्शनकारी को आपने मारा तो हम आपके पीछे खड़े हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरी ओर कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उन्होंने उठा लिया था, और फिर ये चर्चा होने लगी कि ईरान के खामनेई के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मादुरो और खामनेई और जिस तरीके से पूरा ये अभी प्रसंग चल रहा है, इसको देखते हुए क्या लगता है कि जिस तरीके से मादुरो को उठाया गया, और उसमें भी जो मेन फोकस था, जैसा कि आप अमेरिका को बता भी रहे थे, कि वहां पे जो उनका ऑयल पूरा था, पेट्रोलियम पदार्थ था, उस पर उनकी नजर थी, और यहां पर यूरेनियम पर नजर है। तो ये जो पूरा मामला है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूं। हाँ, अगर वो कहते हैं कि अगर किसी के पास हथौड़ा हो ना बड़ा, हाँ, तो उसको हर मसला जो है कील ही नजर आता है। हाँ, हर मसला अमेरिका के पास बहुत बड़ा हथौड़ा है। अमेरिका का जो डिफेंस बजट है, आपको
इल्म है कि इंडिया, रूस और चाइना तीनों के डिफेंस बजट को मिलाकर भी अमेरिका का डिफेंस बजट $550 बिलियन ज्यादा है। तो ये अमेरिका जो है अपने फौज के बलबूते पर देखिए हर जगह बदमाशी करता है। निकोलस मेडुरस के घर में घुसकर उसको अगवा करना, इंटरनेशनल बैंडिटरी, इंटरनेशनल लॉ को जो है उसके ऊपर चढ़ा देना और फिर कह देना, जनरल ट्रंप का कहना है कि मोरल, उससे पूछा कि भाई मोरालिटी का आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा मोरालिटी मैं खुद डिसाइड करता हूँ, मेरी मर्जी है जो वो मोरालिटी है। तो इस तरीके से तो दुनिया नहीं होता है। और अमेरिका जो है इतने हजारों माइल दूर जाकर अपनी बदमाशी दिखाए। देखें अब पूरे इलाके में मैं आपसे एक अर्ज करूं, देखिए हम जो हमारे बलूच कौम में अंग्रेजों ने हमें तो बंटवारा करके चले गए ना, हमारा एक बहुत हिस्सा ईरान के अंदर है। हमारे जो ईरान में बलूच भाई बैठे हुए हैं, और मेरे भी बड़े थे, पहले ईरान के थे मेरे जो दादा परदादा। लेकिन मैं आपसे एक अर्ज करूं, हमारे जो बलूच वहाँ हैं वो खुश हैं कि ईरान के मुल्लाओं को जूते लगे। मसला ये है कि हम चाहते हैं कि ये पंजाबियों को जूता लगे, यहाँ वालों जिहादियों को जूता लगे। हाँ। तो ये थोड़ा है। थोड़ा सा एक सवाल मेरा ये भी था, क्योंकि अभी देखिए युद्ध कई मोर्चों पे है। उधर आपके पड़ोस में भी युद्ध छिड़ गया है, अफगानिस्तान पाकिस्तान की भी जंग चल रही है, उधर रूस यूक्रेन की जंग चल रही है, इजराइल हमास की, अब एक नई जंग छिड़ गई है। तो क्या लगता है कि ये जो पूरी जंग छिड़ती जा रही है, क्या तीसरे वर्ल्ड वॉर की आहट है? देखिए मैं एक अर्ज करूं। हाँ। पहले मेरे एक अच्छे दूसरे भाई ने, पैनलिस्ट ने कहा कि भाई ये जो सिविलाइजेशनल वॉर जो है उसकी बात ईरान करता है। मैं आपसे एक अर्ज करूं, पाकिस्तान के अंदर हजारों, 10,000 मस्जिदें हैं, वहां से कौन सी सिविलाइजेशनल वॉर की बात नहीं होती है क्या? हर जुमे को होती है। हर जुमे को वो कहते हैं कि इजराइल को नेस्तनाबूद होना चाहिए। ये तो जो पंजाबी जनरल हैं बड़े तेज हैं, ये ऊपर ये नहीं कहते हैं, लेकिन नीचे तो हर एक मस्जिद से जो है उनकी ये बात चलती है कि यहूदियों से नफरत, हिंदुओं से नफरत, ये तो उनके जहन में है, ये तो करते हैं, डेली करते हैं, उनमें कोई इंसानियत तो नहीं सिखाते हैं। ये तो वैसी हैं, मैं क्या बताऊं आपको, मैं तो वहां रह चुका हूं, मुझे पता है सारा कुछ। ये सिर्फ ईरान का नहीं है, ईरान तो इन सब में ज्यादा बेहतर है। लेकिन अब हम क्या करें, ये बदमाश जो अमेरिका है, देखिए मैं आपसे कहूं एक बात, इंडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, ये कम ताकत नहीं है। चाइना है, रूस है, अब इसमें क्या अमेरिका कितने दूर आके अपनी बदमाशी क्यों दिखाए भाई? क्या जवाब है, मुझे बताएं। ठीक है देवनाथ सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर अब ये जंग छिड़ी है, इसको आगे आप कहाँ तक देखना चाहते हैं? जैसा कि अभी कहा भी जा रहा है कि रूस की तरफ से कहा गया कि भाई ये तो गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं, उन्होंने उनके फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत भी की है। तो अब क्या लगता है, उधर चीन से भी कुछ हथियारों को डील हुई थी जिसको लेकर ट्रंप साहब एकदम नाराज हो गए थे। तो क्या चीन, रूस और किम जोन, ये जो तिकड़ी है, क्या ईरान के साथ आएगी? देखिए, रूस ईरान को मदद करता है, हथियार देता है। चीन ईरान को मदद करता है, हथियार देता है। किम जोंग उन ने अभी तक डायरेक्टली कोई बड़ा हथियार दिया नहीं है। चीन सबसे बड़ा हथियार दे रहा है, HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, अच्छा मिसाइल सिस्टम है। रूस सबसे बड़ा जो हथियार दे रहा है ईरान को, S-300 और S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम दे रहा है।